हे फ्रेंड्स, मैं हूं रामपुल धाकर। डीसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। सारे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नॉलेज। हेलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फेसबुक ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने कितने प्रतिशत शेयर खरीदने की घोषणा की है? तो फेसबुक रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% शेयर खरीदने की घोषणा की है। इसमें अपना ए आंसर सही है। अब फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। और फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग, जो इसके संस्थापक भी हैं। और रिलायंस जियो की स्थापना कब हुई थी? तो रिलायंस जियो की स्थापना हुई थी 2007 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? बम्बई में। और इसके एमडी कौन है? संदीप दास। और चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी। अब ये सौदा कितने रुपए का हुआ? तो 5.7 बिलियन डॉलर का हुआ था। डॉलर का हुआ है, यानी कि 9.999 शेयर की कीमत कितनी है? 5.7 बिलियन डॉलर। और भारतीय रुपये में है 43,574 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, ये आंसर सही है अपना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? ए है राहुल सचदेवा, बी है प्रकाश झा, सी है सुदर्शनम बाबू और डी है मोहन राय। तो इसमें अपना सी आंसर सही है। सुदर्शनम बाबू को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है? तो ए आंसर है चीन, बी है पाकिस्तान, सी है नेपाल, डी है अमेरिका। तो इसमें ए आंसर सही है चीन, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने भी एफडीआई में, क्योंकि चीन के सेंट्रल बैंक ने भारत के एचडीएफसी लिमिटेड में शेयर खरीदे थे। 1.8% शेयर खरीद कर इतने शेयर हो गए थे। तो चीन का प्रभाव बढ़ने लग गया है, क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी डिगमगाई हुई है। और भारत की शेयर मार्केट, जो शेयर होते हैं कंपनियों के, उनके भाव कम हैं। तो चीन इस समय क्या कर रहा है कि उनके शेयर खरीद रहा है। जैसे ही भाव बढ़े तो वो बेच के प्रॉफिट करके चला जाएगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने सेबी को कहा है कि सेबी से कहा है, और सेबी ने फिर अपने बैंकों को कहा है कि अगर कोई भी चीन अगर शेयर खरीदता है तो उसका ध्यान रखो आप। ठीक है, तो इसमें अपना ए आंसर सही है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? ए है एमपी, बी है यूपी, सी है झारखंड, डी है राजस्थान। तो इसमें अपना ए आंसर सही है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? भोपाल। और वहाँ के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो एमपी मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। तो उन्होंने अभी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की, जिसके तहत अगर राज्य का कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड-19 से ग्रसित संक्रमित होकर उसकी मौत हो जाती है तो राज्य सरकार उसको 50 लाख रुपए देगी, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है? ए है गुजरात, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी है त्रिपुरा। तो इसमें ए आंसर सही है, गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की। इस संस्करण के तहत सूखे से ग्रसित शहरों, गाँवों और सूखे जहाँ पे सिंचाई की कमी है वहाँ पर जल को संचित करके पानी की सप्लाई की जाएगी। अब गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात के सीएम कौन है? तो विजय रूपाणी गुजरात के सीएम हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है गुजरात के? तो आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट,
भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? ए है प्रकाश पादुकोण, बी है चेतन आनंद और सी है अरविंद भट्ट और डी है पुलेला गोपीचंद। तो इसमें आपका डी आंसर सही है, पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने एक संयुक्त ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत पुलेला गोपीचंद और 2 अन्य विदेशी कोच भारत के जो अन्य राज्यों के कोच हैं या किसी खेल अकादमी के कोच हैं उनको ऑनलाइन 7 दिन में 3 सप्ते में 5 दिन ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि उनकी खेल सिखाने की जो स्किल है वो बढ़ सके। तो पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में एक संयुक्त ऑनलाइन कोचिंग विकास कार्यक्रम शुरुआत किया जाएगा। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है द एपिडेमिक डिजीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के द्वारा हेल्थ वर्कर को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा? ए 1 लाख, बी 5 लाख, सी दोनों ही, नन और डी है नन। तो इसमें आंसर आपका सी सही है, यानी कि 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई भी आदमी हेल्थ वर्कर पर पत्थर फेंकता है, उनको चोट पहुंचाता है, उनके संसाधनों को नुकसान करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर और उसको इसके अतिरिक्त सज़ा का भी प्रावधान किया गया है, 6 महीने से लेकर 5 साल की सज़ा उसे हो सकती है। और इसके अलावा अगर सीरियस केस हैं तो उसमें 7 साल तक की नॉन बेलेबल सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब ये होता क्या, देखो जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे तो वहाँ पे एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 लागू था, जो अब भी लागू है भारत में। तो इसके एक प्रावधान किया गया है एक अध्यादेश जारी कराने के लिए, क्योंकि अभी भारत में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई हैं जिन पर हेल्थ वर्करों के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं, उनके व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाया गया है। तो अगर कोई नुकसान पहुंचाता है व्हीकल्स को तो उसकी 2 गुना कीमत उनसे वसूल की जाएगी और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, उनकी संपत्ति से वसूल किया जाएगा जो पत्थर फेंकता है, उनके संसाधनों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये अभी अमेंडमेंट केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया। जैसे ही राष्ट्रपति क्योंकि अभी सदन कोई एक्टिव नहीं है, चल नहीं रहा है, तो इसलिए ये अध्यादेश जारी किया जाएगा। अब इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो वो है 123 संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जब सदन चल नहीं रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि ये कानून बन जाएगा 6 सप्ताह या 6 महीनों के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत होम क्वारंटाइन नागरिकों को ट्रैक करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? ए संयम, बी है कोविड इंडिया सेवा, सी है आरोग्य सेतु और इनमें डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए आंसर सही है। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अगर कोई होम क्वारंटीन नागरिक है, वो बाहर जा रहा है या घर पे ही है, इसको ट्रैक करने के लिए संयम एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट, प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है? सेवा पोर्टल, ई रक्त कोष, सी है जीवनदाता पोर्टल और डी है कोई नहीं। तो इसमें बी आंसर सही है, ई रक्त कोष पोर्टल शुरू किया गया है। क्योंकि देखो अभी कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, सभी लोग अपने घरों में हैं, आप भी रहिए, अपने को सुरक्षित रखिए। इसके तहत अगर किसी को कोई ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो ब्लड कहाँ पे हैं, उसकी अभी वो हैं या नहीं है, इसके लिए एक निगरानी रखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। तो उसका नाम क्या है? ई रक्त कोष, ताकि कोई भी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, उसका कितनी यूनिट उस जगह पर है, इसकी निगरानी रखी जा सकेगी। अगर किसी को ज़रूरत है तो दूसरी जगह से, ताकि तत्काल प्रभाव से मंगाई जा सके। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के चलते यूएसए के तेल बाजार में वेस्ट
टेक्सास इंटरमीडिएट WTI तेल की कीमतों में कितने डॉलर प्रति बैरल तक की गिरावट आई है। ये देखो अजीबोगरीब दृश्य हुआ दोस्तों। इसमें ए आंसर है $0 प्रति बैरल की गिरावट आई, या $10 प्रति बैरल की गिरावट आई, या -40.32 प्रति बैरल तक गिर गए थे। नन ऑफ दी दीज। तो इसमें सी आंसर सही है। अभी हुआ क्या है कि देखो तेल के लिए जो तेल का प्रोडक्शन करने वाले देश होते हैं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट हैं। अमेरिका में जो तेल प्रोडक्शन करने वाली है वो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में आती है, और दूसरे ब्रेंट ब्लेंड में आती है। जो यूएसए के हो गए, वो भारत में कोई तेल सप्लाई करा होता है उसका ब्रेंट ब्लेंड में आएंगे। और ओपेक बास्केट एक तीसरा है, ओपेक बास्केट आता है, जो खाड़ी देश तेलों का उत्पादन करते हैं, वो ओपेक बास्केट में आते हैं। तो अभी में हुआ क्या था दोस्तों, क्योंकि अभी कोरोना के चलते तेल की डिमांड कम है, और इसमें होता है क्या, जैसे दो मार्केट होते हैं, एक तो शेयर मार्केट होता है, एक कमोडिटी मार्केट होता है। तो सोना चांदी और तेल ये कमोडिटी मार्केट में चलता है, तो इसमें बोली लगती है। जैसे मैंने अभी आपने किसी ने भी बोली लगा ली कि 31 मार्च तक के लिए मेरा ये भाव रहेगा, $100 प्रति बैरल रहेगा। लेकिन हुआ क्या कि वो जो ट्रेड करने वाले होते हैं, जैसे आप ट्रेड कर रहे हो, कोई तेल प्रोडक्ट करने वाली कंपनी है, उसका जितना भी स्टोर है आप उसका ट्रेड कर रहे हो, किसी कंपनी को बेच दोगे, रिलायंस इंडस्ट्री को बेच दोगे। तो अभी क्या है कि तेल का स्टोर सभी के पास है, तो आप व्यापारी हो, आपने पहले तो बोली लगा ली कि $100 प्रति बैरल ये तेल मेरा रहेगा। लेकिन अगर आप फिर क्या करोगे, जैसे ही इसके भाव बढ़े आप रिलायंस इंडस्ट्री को बेच दोगे। तो इसमें क्या हुआ अभी कि अमेरिका में जितनी भी कंपनियां, उसने ट्रेडर्स थे, उन्होंने भाव तो लगा लिया, लेकिन अभी तेल की डिमांड कम है, तो सामने वाली जो कंपनियां थी उनने उन शेयर को लिया ही नहीं। तो फिर क्योंकि तेल को रखने के लिए टैंक की ज़रूरत होती है, यातायात की ज़रूरत होती है, या दो ऑप्शन थे, या तो आप वहाँ कंपनी में जाओ प्रोडक्शन वाले के पास, वो तेल लेके अपने घर ले आओ, तो आपकी जो बोली थी वही रह जाएगी, वो आपके लिए हो जाएगी। लेकिन किसी तेल कंपनी ने उसको लिया ही नहीं, तो क्या हुआ कि फिर वो ट्रेडर्स थे वो खुद कहने लग गए, भाई आप इस तेल को ले जाओ, हम आपको पैसे देंगे। तो इस प्रकार से वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में तेलों की कीमतों में -40.32 प्रति बैरल तक की गिरावट आई। यानी कि कोई तेल खरीद रहा है उसको पैसे भी यही दे रहे हैं ट्रेडर्स, ठीक है ना। अपने यहाँ नहीं हुआ था, ये अमेरिका में हुआ था। थैंक यू दोस्तों।